आज चीनी स्टॉक्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी बढ़ाने की बात हो रही है यूपी सरकार से, और उसके चलते आप स्टॉक्स देखें तो रिएक्ट भी कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छा बिल्टअप भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फ्रिजल आउट भी है, बहुत सस्टेन मूव नहीं है शुगर काउंटर्स में, लेकिन न्यूज़ ये पॉजिटिव होगी। तो अगर ऐसे में कौन सा स्टॉक आप ऐड करेंगे यहाँ से, अक्षय? शुगर सेक्टर में बलरामपुर की बात करें तो चार्ट बेस पे अभी एक सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट है करीबन 380 385 का जोन है, ट्रेडिंग सपोर्ट है। तो ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट्स में कुछ ऐसे बड़े तेजी के या रिवर्सल के संकेत नहीं है, सपोर्ट पे है, तो इसलिए थोड़ा सा एक बाउंस बैक का सिनारियो बन रहा है। यहाँ से रिकवर हो गए तो 420 25 ये आपके दो टारगेट बन सकते हैं, 420 टू 425। तो डे लो का स्टॉप लॉस बना के आप एक ये ट्रेड बना सकते हैं बलरामपुर चीनी में। वैसे शुगर सेक्टर में थोड़ा सा टेम्परेरी उछाल रहेगा ये मान के चल रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स तो वैसे थोड़ा सा टेम्परेरी उछाल की ओर दिखा रहे हैं, जैसे रेणुका शुगर आप देखें तो अभी तक उसमें कुछ मोमेंटम नहीं पर सपोर्ट पे है। और दूसरे भी अगर स्टॉक्स दालमिया भारत देखे तो उसमें भी वही सिनारियो है। तो ट्रेडिंग वाला एक हल्का सा रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ के चलते आपको बाय करके चलना है, बट आई डू नॉट सी कुछ मेजर रिवर्सल इंडिकेशंस येट इन द शुगर सेक्टर। शेपी भागवत, क्या पूछूं आपसे? मैं ये सोच रहा हूँ कि जी पूछूं कि आपसे यस बैंक के बारे में पता करूं कि आपसे मैं सीधा ऑप्शंस। आप एक काम करो, छोड़ो नहीं, ऑप्शंस बताओ सर, कोई अच्छी सी ऑप्शन बताओ सर, आपके पास भी पूरी फ्रीडम है। इंडेक्स की बताओ या तो स्टॉक्स की कोई बताओ, बढ़िया ऑप्शन सर। टिल एक्सपायरी 25 तारीख तक रखूंगा मैं। जी, ऑप्शंस में देखिए ये सीरीज काफी वोलेटाइल है, और जिस तरह से फार्मा सेक्टर ने गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा मोमेंटम दिखाया है, तो फार्मा में आप ट्रेड करें, ये मेरा मानना है। बाई की तरफ अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसे जाइडस लाइफ है जो मैंने आपके शो पे कैश में बाय करने की सलाह दी है, वो आप सोच सकते हो, या सन फार्मा या आप ऑप्शन में सोच सकते हो बाय करने के लिए। सन फार्मा आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, डे हाई के आसपास चल रहा है, 1340 का करंट रेट चल रहा है इसका। तो आप इसमें जो है एट द मनी की कॉल बाय करके चले सन फार्मा में। करीबन मेरे हिसाब से इसका प्रीमियम, मुझे 2 मिनट दीजिए देखना पड़ेगा, पर क्लियरली टारगेट एरिया इसमें बन रहा है मेरा 1375 1390 तक। और अगर ये टारगेट मिल जाए बनते हुए तो जो एटीएम ऑप्शन है वो आपको 50% तक रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो 1340 का कॉल बाय करे, इसका करीबन अभी प्रीमियम चल रहा है 16 रुपीज का। टारगेट एरिया आपका बनेगा 27 से 30 रुपीज, और स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप बनाए 9 रुपए का। एक सौदा आपसे भी मिल गया हमको, सन फार्मा का। अभी थोड़ी देर पहले ल्यूपिन मिला, सन फार्मा मिला। दोनों के ना आप इंटरडे चार्ट देखो, आपको देख के नहीं लग रहा कि ये दोनों शेयर अपने आप में चलने में ये मस्त मौला शेयर टाइप दिख रहे होंगे आपको? आपको नहीं दोनों शेयर्स को देख के ऐसा लग रहा होगा कि इनको बाजार की पड़ी ही नहीं है? तो इन दोनों के शेयर जो अपना डीएनए है ना, कोर डीएनए, आप उसके साथ एक बार जाके चल सकते हैं। ल्यूपिन का सौदा भी अंशुल बता के गए हैं। सन फार्मा का सौदा आपको अक्षय भागवत ने बता दिया। 1340 की मैं लिखवा देता हूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब लिख दीजिए, कहीं गलती ना हो जाए किसी से। 1340 की कॉल लेनी है, 16 रुपये में खरीदनी है, 27 से 30 रुपये उसका टारगेट डालना, 9 रुपये का स्टॉप लॉस डालना। नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ाई होता है, आप चाहो तो थोड़ा बैक करके सुन लेना मैंने क्या बोला है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ साफ साफ आपके सामने रख दिए। जब सन फार्मा की बातचीत हो ही रही है ना, तो मेरी सहयोगी है सृष्टि, उसकी उनके पास भी एक जानकारी है, इजराइल के सब्सिडरी टेरो फार्मा का सन फार्मा में मर्जर होगा, ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं। तो पूरी जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। सृष्टि जरा बता दीजिए सन फार्मा के बारे में क्या खबर चल रही है? जी हाँ, फाइनली हम देखेंगे कि टेरो फार्मा जो है मर्ज होता हुआ नजर आएगा सन फार्मा में, क्योंकि 17 साल कंपनी ने कई बार कोशिश की वो पूरी तरीके से कंट्रोल करे टेरो फार्मा पे। पहले भी कई बार ये डील करने की कोशिश की गई थी पर वो नाकामयाब रहे थे। पर पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया था कि कंपनी ये टेरो फार्मा में 100% एक्विजिशन करने के लिए प्लान कर रही है। इसके लिए जो उन्होंने ओपन ऑफर लाया था वो $43 पर शेयर के आसपास था, जिसको ये बढ़ाकर $43 के आसपास लेकर आए थे। और अब ये फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे कंपनी कह रही है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में पूरी डील जो है पूरी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिलहाल सन फार्मा के पास करीब 78% हिस्सेदारी है, तो अन्य 21.5% हिस्सेदारी जो है अब सन फार्मा टेरो फार्मा की खरीदते हुए नजर आएगा, जो कि इस पूरी डील की वैल्यू 290 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इससे फायदा ये होगा कि जो इनका डर्मेटोलॉजी बिजनेस है वहां पे होल्ड ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि अब मेजॉरिटी हिस्सा है सन फार्मा का टेरो फार्मा में, तो डर्मेटोलॉजी बिजनेस को एक बूस्ट
ज़रूर मिलेगा। और साथ ही यूएस मार्केट और कनाडा मार्केट में जो पहले से ही इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, वहाँ पे भी अब जो कंट्रीब्यूशन है वो सन फार्मा की तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने पहले ये भी बताया था कि जो आने वाले समय में अब वो टैरो फार्मा को डीलिस्ट कराएंगे और मई 2023 में इन्होंने ये पूरी डील अनाउंस की थी और उसके बाद से लेकर हमने देखा कि टैरो फार्मा के शेयर में एक तेज दौड़ भी लगाई थी और इसके बाद अब हम जाके देख रहे हैं कि ये जो डील है वो फाइनली थ्रू है। सन फार्मा 100% हिस्सेदारी कंट्रोल करेगा टैरो फार्मा की और इसके बाद उसको डील लिस्ट भी कराएगा स्टॉक एक्सचेंजेस से। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। आपको पता ही है पहले टैरो के नंबर्स को देख के हम सन फार्मा में भी ट्रेड करते थे, अब तो मर्जर होने की बात हो रही है तो इसका असर कुछ ऐसे ही दिखता है। आज आपको प्राइजेस पे तौर पर दिख रहा होगा जो, अब तो आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी मिल गया 13:40 की स्ट्राइक की टारगेट स्टॉप लॉस हमने लिखवा दिया ट्रेडिंग कॉल्स के रूप में। आप उस कंपनी रिलायंस के नतीजे आएंगे, नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए। सौमित, पहले बताइए कि रिलायंस के नंबर्स कैसे आएंगे, उसके बाद आपसे जियो की बात करेंगे। तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, रेवेन्यू सिर्फ 2% से हायर हो सकती है, बट एबिटा में करीब 2% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन आ सकता है 17% के आसपास, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3% का फॉल आने का एक्सपेक्टेशंस है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी आने की एक्सपेक्टेशंस है, 5% हायर होगा रेवेन्यू। एबिटा भी जो है रिटेल सेगमेंट की वो 7% से ग्रो कर सकती है। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर हम देखें तो वहाँ पे एक मेजर डाउनफॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 12% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन O2C सेगमेंट में आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ 8% की एक ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की जो एबिटा होगी थर्ड क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर आने की एक्सपेक्टेशंस है। सारे सेगमेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सिवाय के O2C सेगमेंट में। O2C सेगमेंट में वीकनेस इसलिए है क्योंकि Q3 में लोअर थ्रूपुट था और लोअर मार्जिन भी था। लोअर थ्रूपुट इसलिए था क्योंकि प्लांट शटडाउन था और मार्जिन इसलिए कम थे क्योंकि पेट्रोकेमिकल के जो स्प्रेड्स थे वो सिक्वेंशियल बेसिस पे कम हुए थे। अब रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट इसलिए थी क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट ज़्यादा था, हायर फुटफॉल्स था और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट कंपनी को Q3 में मिल सकता है। अब गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इसलिए था क्योंकि कॉस्ट जो थे ऑपरेशनल कॉस्ट वो लोअर साइड पे थे और गैस आउटपुट जो है कंपनी की वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो सिवाय O2C सेगमेंट के सिवाय अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे सेगमेंट्स में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है। गैस का और रिटेल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल वहाँ पर एबिटा में 12% के आसपास का हिट दिखेगा। सौमित, जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कौन से आंकड़े फोकस में रहेंगे? और एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2 to 3% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स में हल्की सी एक ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, 52.4 के आसपास मार्जिन आने की एक्सपेक्टेशंस है। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 52.3 के आसपास था। आरपू 1% से ग्रो कर सकता है और सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर 46 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर 46.9 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए बढ़ रहा है कंपनी का। FTTH जो कि ब्रॉडबैंड है, होम ब्रॉडबैंड में भी अच्छा ट्रैक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस है। और मार्जिन में जो हमें हल्की सी एक्सपेंशन देखने मिल रही है वो इसी कारण है क्योंकि जो 5G रिलेटेड कॉस्ट है वो अभी भी कंपनी कैपिटलाइज कर रहा है। उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स में, सबसे पहले जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसका क्या रोड मैप है आगे चल के, मार्जिन आउटलुक क्या है कंपनी की, आरपू पे क्या कमेंट्री आ रहा है, प्राइस हाइक कब आ सकता है, इस पर अगर कोई कमेंट्री आता है तो उस पर ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है और वो 5G को कैसे मोनेटाइज करेंगे, इस पर अगर कोई कमेंट्री आती है तो इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स पे। शुक्रिया सौमित इस जानकारी के लिए, पूरा अनुमान बताने के लिए कि रिलायंस के नतीजे कैसे आएंगे और कहां पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। O2C को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं। कुश बोहरा हमारे साथ हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे रिलायंस की बातचीत कर लेते हैं। आज शुरुआती घंटे कारोबार में जहां पर रिलायंस था, फिर बीच में हमने देखा नीचे गया 27 रुपये के आसपास तक जाके फिर से रिबाउंड दिखाया। इस वक्त आधे % के आसपास की ही मजबूती है। कुछ नतीजों से पहले करना क्या चाहिए रिलायंस में और कौन सा लेवल है जहां पर किसी के पास अगर रिलायंस हो तो स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए? जी अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, टू द एंटायर पैनल एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप अगर मैं अभी भी देखूं तो रिलायंस का हमें यहाँ से पॉजिटिव ही लग रहा है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है नहीं।
पिछले 3 से 4 दिनों में जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिलायंस को 2800 के लेवल से स्लाइड होते हुए देखा है, आप इसे बिल्कुल बड़े सेफली प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक अच्छा जो स्टॉप लॉस का लेवल बनता है वो तो है 2675 2680 का जो लेवल है इसके आसपास का। अगर इसके नीचे स्लाइड होता है तब हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर जो है ये बढ़ जाए, बट मेरे हिसाब से दिस रिलायंस टिपिकली बीइंग एन इन्वेस्टर काउंटर, यहाँ पे डिप्स पे अक्यूमुलेट करने की ही जो व्यू है ये बना के चलनी चाहिए। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, किसी भी तरीके का डिप आए तो अक्यूमुलेट करते चले, और ऊपर में 2800 का जो रिसेंट हाई टच किया था ये तो पहला टारगेट है ही, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक 2925 का जो लेवल है वो सेकंड टारगेट के तौर पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देख रहे हैं।